Environment Class 9. Please share this video as much as possible and help me grow this platform so that I can continue to help aspirants who cannot afford coaching centers. इस वीडियो के नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज का पहला टॉपिक है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। अब नाम से ही पता चल रहा है, दीज आर परसिस्टेंट एंड दीज आर ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। परसिस्टेंट किस का हम कहते हैं? जब कोई चीज़ अपने आप से ख़त्म नहीं हो रही हो, जो काफ़ी रेजिस्टेंस हो टुवर्ड्स डिग्रेडेशन। ओके, तो persistent organic pollutants क्या होते हैं? They are toxic, long-lasting chemicals like pesticides, industrial byproducts. They resist degradation. There are common examples are dieldrin, endrin, heptachlor. इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? ये हेलोजिनेटेड होते हैं, मीन्स ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, इनके कंपाउंड्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं। दे आर वाटर इनसॉल्यूबल। POPs are water insoluble. They are lipid soluble, means they are fat soluble. अब कोई चीज़ अगर फैट soluble है तो वो उसका क्या मतलब होता है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उसको कंज्यूम करता है तो उसके फैट टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाती है। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो वो जो पॉल्यूटेंट स्टोर्ड है, वो जो प्रीडेटर है उसके फैट टिश्यूज़ में जाके स्टोर हो जाएगा। तो उसका क्या होता है? बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन। ओके, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्नीफिकेशन इनका होता है। दे आर सेमी वोलेटाइल। दे पोज मेनी हेल्थ रिस्क लाइक कैंसर, लिवर डैमेज, फर्टिलिटी इश्यूज, एस्थमा, थायराइड डिसीज़। अब इनको डील करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक कन्वेंशन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन इज रिलेटेड टू परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इट इज़ ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी। कोई ट्रीटी अगर लीगली बाइंडिंग कब होती है, उसका मीनिंग क्या होता है? अगर किसी ट्रीटी को कोई कंट्री रेटिफाई कर देता है और वो ट्रीटी अगर लीगली बाइंडिंग है, तो इसका मीनिंग है उस ट्रीटी से रिलेटेड प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए उस कंट्री को अपने यहाँ पर स्पेसिफिक लॉज बनाने पड़ेंगे। ओके, सो इंडिया रेटिफाइड इट इन 2006। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट रेगुलेट्स POPs अंडर 2018 रूल्स। मीन्स POPs रेगुलेट कौन करता है? POPs को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इस ट्रीटी की फंडिंग कहाँ से आती है? फंडिंग आती है ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। अब देर आर सर्टेन पॉल्यूटेंट्स विच आर इन न्यूज़ रिसेंटली। आपको उनका नाम याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि UPSC कई बार क्वेश्चन पूछता है कि फॉलोइंग दिए हुए नाम में से पता करिए कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, तो जैसे DCPA और डेक्थल, ये कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है क्रॉप्स, ये वीड किल करने के लिए होता है, जो खरपतवार होता है उसको मारने के लिए यूज़ होता है इन क्रॉप्स लाइक ब्रोकली, ब्रसल्स स्प्राउट्स, कैबेज, अनियंस। ओके, बिस्फिनॉल A, ये केमिकल क्या है? दिस केमिकल इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक्स। दिस केमिकल इज़ यूज टू मेक प्लास्टिक्स लाइक इपॉक्सी रेजिन्स, पॉलीकार्बोनेटेड प्लास्टिक्स। ओके, PER एंड पॉलीफ्लोरोएल्किल सब्सटेंसेस, they are often called as forever chemicals because these chemicals persist in environment and human bodies and breaks down extremely slowly. सॉइल एसिडिफिकेशन। अब देखिए, सॉइल का जो आइडियल लेवल होना चाहिए, जो सॉइल का pH लेवल जो होना चाहिए, वो समवेयर अराउंड टू बी बेसिक। सॉइल का नेचर जो है वो एक बेसिक होना चाहिए फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अगर सॉइल में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, अगर सॉइल की एसिडिटी एक लिमिट से ऊपर हो जाती है, तो उससे क्या होते हैं? कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। एक तो जो माइक्रोब्स होते हैं वो ग्रो नहीं होते, माइक्रोब्स मरने लगते हैं। ओके, अब माइक्रोब्स क्या करते हैं कि वेरियस न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स की रूट्स तक पहुंचाते हैं। ओके, दे लिव बाय
दे लिव इन ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, और माइक्रोब्स मर जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सॉइल एसिडिफिकेशन से क्या होता है, लीचिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कैल्शियम हो गया, ओके, प्लांट्स को, और जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फेट हो गया, पोटेशियम हो गया, ये न्यूट्रिएंट्स का क्या होती है, लीचिंग होने लगती है सॉइल की अपर लेयर से। जो सॉइल की जो अपर लेयर है यहाँ से ये केमिकल्स रन वेयर डाउन हो के वो नीचे वाली सॉइल की लेयर्स में जाके डिपॉजिट होने लगते हैं, जो कि प्लांट्स की रूट्स को नहीं मिल पाते। तो प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है, कम होती है सॉइल एसिडिफिकेशन की वजह से। तो सॉइल का जब पीएच लेवल ज़्यादा बढ़ने लगता है, एक लेवल से ज़्यादा हो जाता है, तो सॉइल एसिडिक हो जाती है। अब सॉइल एसिडिफिकेशन के लिए कौन से केमिकल कंपाउंड रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे नाइट्रोजन क्या बनाती है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, CO2 क्या बनाती है, कार्बोनिक एसिड, ओके, CO2 बनाती है कार्बोनिक एसिड। इम्पैक्ट क्या होता है सॉइल एसिडिफिकेशन का, लॉस ऑफ सॉइल कार्बन, माइक्रोब्स, एल्यूमिनियम टॉक्सिसिटी, राइज इन फंगस, रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट्स। इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, सॉइल की एसिडिफिकेशन को अगर कम करना है, सॉइल को अगर बेसिक बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, लाइम को ऐड कर दें, जिप्सम ऐड कर दें, या फिर डोलोमाइट को ऐड कर दें, ओके। इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स को हम कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे प्रेस मड, स्टील स्लैग, फ्लू डस्ट आप जानते हैं कोल बर्निंग की वजह से जो पावर प्लांट्स में जो डस्ट जनरेट होती है उसको हम कहते हैं फ्लू डस्ट। एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स को उगा सकते हैं एसिडिक सॉइल्स में, जैसे शुगर केन, बनाना, ये एसिड टॉलरेंट क्रॉप्स होती हैं। नेक्स्ट इज बायो कवर। अब देखिए नाम से ही पता चलता है इसमें है बायो और कवर, ठीक है। तो मीन्स ये किसी न किसी चीज़ को कवर कर रहा होगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा या कुछ ऐसी वस्तु होगी जो किसी न किसी चीज़ को कवर कर रही होगी। अब क्योंकि इसके आगे बायो लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली ये ऑर्गेनिक नेचर की होगी या ये कुछ प्लांट्स वगैरह से रिलेटेड होगी, ओके। तो बायो कवर बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई साइट है, अब यहाँ पर आप कूड़ा जमा करते हैं, लैंडफिल्स होती हैं सिटीज़ में, तो यहाँ पे आके लैंडफिल्स में जो वेस्ट है उसको डंप कर दिया जाता है। अब ये जो वेस्ट है इसके ऊपर जो बैक्टीरिया है, जो माइक्रोब्स हैं, वो रिएक्ट करेंगे। अब माइक्रोब्स इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, वो कई सारी गैसेस रिलीज़ करेंगे, उनमें मीथेन एक इम्पॉर्टेंट गैस होती है, मतलब काफ़ी इम्पैक्टफुल गैस होती है। अब मीथेन आपको पता है ग्रीन हाउस गैस है, इसका ग्रीन हाउस पोटेंशियल CO2 से भी 100 गुना ज़्यादा होता है मीथेन का। तो मीथेन काफ़ी टॉक्सिक गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो इन लैंडफिल्स से इस ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने के लिए और तरीके की गैसेस भी निकलती हैं, जैसे सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलती है, काफ़ी बुरी बदबू होती है इसकी, ठीक है। तो इन गैसेस को निकलने से रोकने के लिए हम क्या करते हैं कि ये लैंडफिल की जो डंप साइट है इसको हम मिट्टी डाल के यहाँ पर कुछ घास वास उगा देते हैं, ओके। तो उससे क्या होता है, एक तो ये लैंडफिल जो है ये ढक गई, यहाँ से हार्मफुल गैसेस नहीं रिलीज़ होंगी। और क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पर घास वगैरह उगाई तो इसके ऊपर हम क्या बना सकते हैं, पार्क्स बना सकते हैं, ओके, पार्क्स बन सकते हैं। और क्या हो सकते हैं, अब क्योंकि ये लैंड रिक्लेम हो गई वापस, तो इसकी जगह हम यहाँ से कुछ ना कुछ रोड्स भी बना सकते हैं, ओके। तो कई तरीके से इस लैंड को हम वापस में यूज़ में ला सकते हैं। तो बायो कवर क्या होते हैं, दीज आर पोरस लेयर्स विद एन ऑक्सीडाइजिंग कंपोस्ट लेयर। कंपोस्ट आप जानते हैं ऑर्गेनिक खाद होती है, तो ऑर्गेनिक खाद इसके ऊपर डाल देंगे, उसके ऊपर कुछ टाइप की घास वास लगा देंगे तो वो ग्रो हो जाएगी। प्लेस्ड ओवर लैंडफिल्स, दे सपोर्ट्स मेथानोट्रोपिक बैक्टीरिया कन्वर्टिंग मीथेन टू CO2, ठीक है। मेथानोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, जो मीथेन को कंज्यूम करते हैं और CO2 रिलीज़ करते हैं, ओके। इनका यूज कैसे
कहाँ कहाँ हो सकता है? लैंड रिक्लेमेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, अभी जैसे बताया कि लैंड फिल्स जो होती है उसको रिक्लेम करके वहाँ पार्क बना सकते हैं, रोड वहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और भी कई तरीके की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रास हॉपर इफ़ेक्ट। अब ये क्या होता है? अब देखिए, ग्रास हॉपर आपने देखा होगा, टिड्डा, उसको हिंदी में टिड्डा कहते हैं। तो ये इसकी क्या नेचर होती है कि यहाँ पे बैठेगा, फिर यहाँ से उछल के यहाँ पहुँचता है, ठीक है, फिर यहाँ से उछल के यहाँ पहुँचेगा, ये चलता नहीं है, ये उछलते रहते हैं। तो इसी तरीके से ये एक इफ़ेक्ट है। इस इफ़ेक्ट के अंदर क्या होता है कि एक जगह के, सपोज प्लेस ए, यहाँ पर कुछ पॉल्यूटेंट्स रिलीज हो रहे हैं। अब यहाँ के पॉल्यूटेंट्स कुछ हवाओं की वजह से, ओके, या डेंसिटी डिफरेंस की वजह से इस जगह से उठ के किसी दूसरे प्लेस जो यहाँ से दूर होगा, दूसरे प्लेस बी पर यहाँ से उठ के यहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। तो इसको हम ग्रास हॉपर इफ़ेक्ट कहते हैं। अब रिसेंटली ये कहाँ देखा गया है? रिसेंटली आर्कटिक में ये देखा गया है कि जो नदर्न हेमिस्फेयर है अर्थ का, वहाँ पर जो कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्मली 66 डिग्री और ये इक्वेटर के बीच में ही मोस्टली कॉन्टिनेंट्स हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेंट्स रिलीज़ होते हैं। इन कॉन्टिनेंट्स से जो उठे हुए पॉल्यूटेंट्स हैं, जो रिलीज़ किए हुए पॉल्यूटेंट्स हैं, वो यहाँ से उठ के आर्कटिक में उनका डिपोजिशन देखा गया है। तो इस इफ़ेक्ट को बोलते हैं ग्रास हॉपर इफ़ेक्ट। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा? अब क्योंकि देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जब स्नो या आइस के ऊपर जमेगी तो उसकी जो अल्बीडो है, ओके, अल्बीडो है, उसको कम कर देगी, मीन्स उसका जो रिफ्लेक्टिंग इफेक्ट है उसको कम कर देगी, तो आइस ज़्यादा मेल्ट होगी, ओके। और ग्रीन हाउस गैसेस जब आर्कटिक के ऊपर ज़्यादा इकट्ठी होंगी तो वहाँ पर गर्मी जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ेगा। उस ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से आइस वहाँ की ज़्यादा मेल्ट होगी। तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, लाइक पोलर बियर, पेंगुइन्स, तो उनके लिए हैबिटेट थ्रेट क्रिएट हो जाता है। तो रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन ने, अलास्का कम्युनिटी एक्शन ऑन टॉक्सिक्स एंड इंटरनेशनल पॉल्यूटेंट्स एलिमिनेशन नेटवर्क, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। उसका टाइटल ये था, तो इन्होंने बताया कि ग्रास हॉपर इफेक्ट आर्कटिक में देखा गया है। तो ग्रास हॉपर इफेक्ट इज ए प्रोसेस वेयर प्लास्टिक एंड टॉक्सिक मटेरियल्स ट्रेवल फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू आर्कटिक थ्रू एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक करेंट्स, ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लोबल डिस्टिलेशन। ठीक है, इम्पैक्ट क्या है? आर्कटिक जो है हेमिस्फेरिक सिंक की तरह बनता जा रहा है, मतलब नदर्न हेमिस्फेयर से सारे पॉल्यूटेंट्स इकट्ठा होकर आर्कटिक में जाके जमा होते जा रहे हैं। नेक्स्ट है कार्बन कंपनसेशन डेप्थ। अब यहाँ पर देखिए डेप्थ है, तो ओबियसली ये किसी न किसी डेप्थ के मेजरमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, ओके। तो ये बेसिकली ओशनिक डेप्थ से रिलेटेड एक टॉपिक है कि जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सेल्स बनाते हैं, जैसे स्नेल्स हो गए। स्नेल्स तो खैर और सेल फॉर्मिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे क्लैम्स, ओयस्टर्स, सी अर्चिन्स। तो इनके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की एक लेयर चढ़ जाती है। इनके सेल जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो जब ये ऑर्गेनिजम्स मरते हैं तो अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ सिंक होते हैं। तो जिस डेप्थ पर इनका जो कैल्शियम कार्बोनेट की सप्लाई है, जो कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स की सप्लाई है अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ, जिस डेप्थ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट आके डिज़ोल्व होने लगे, कम्प्लीटली डिज़ोल्व होने लगे, उसको हम कहते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ। अब ये डिज़ोल्व किस वजह से होता है? क्योंकि CO2 पानी में होती है, ये क्या बनाती है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है,
H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जो CO2 की वजह से ओशन में जो कार्बोनिक एसिड बनता है उसकी वजह से इनका डिसोल्यूशन होता है। तो कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ इज द डेप्थ इन द ओशन वेयर कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व्स एज फास्ट एज इट सेटल्स फ्रॉम अबव। जैसे ही ऊपर से ये आएगा, जिस डेप्थ पर ये कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा उसको हम कहते हैं कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ तक, अब ये इसकी मान लीजिए CCD है, मींस कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ है। तो यहाँ पे जो भी डिपॉजिट होगा, यहाँ तो कंप्लीट डिजोल्यूशन नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन कंप्लीट नहीं होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ आके डिपॉजिट होता जाएगा, लेकिन इस डेप्थ से नीचे कैल्शियम कार्बोनेट आपको नहीं दिखेगा। ओके, सो ये काम कैसे करता है? टाइनी मरीन एनिमल्स लाइक प्लैंकटन बिल्ड शेल्स फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन दे डाई देयर सेल्स सिंक टू द ओशन फ्लोर। जब ये मरते हैं तो इनके सेल्स जो हैं ओशन फ्लोर की तरफ सिंक करते हैं। इन डीप वाटर्स बिलो 4000 मीटर, हाई प्रेशर, कोल्ड टेम्परेचर एंड मोर डिजॉल्व्ड CO2 मेक द वाटर टू एसिडिक, कॉजिंग सेल्स टू डिजॉल्व बिफोर रीचिंग द सी बेड। ये मैटर क्यों करता है, हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं? द CCD कंट्रोल्स हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट गेट्स स्टोर्ड इन द डीप सी सेडिमेंट्स। इफ़ द CCD राइजेज बिकम्स शैलोअर, मीन्स अगर ये कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ 4000 मीटर से ऊपर हो जाती है, मान लीजिए 2000 मीटर हो जाती है, तब क्या होगा? व्हेन इट बिकम्स शैलोअर, लेस कार्बोनेट रीचेज द सी फ्लोर which can impact ocean chemistry, marine life and carbon storage. Recent research suggests that CCD is expanding, which could disrupt ocean ecosystems and climate regulation. I hope you understood the concept. Next is aquatic deoxygenation and planet boundaries. अब देखिए नाम से हमें क्या पता चल पा रहा है इसके। पहला तो एक्वेटिक मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू एक्वेटिक इकोसिस्टम लाइक सी, एक्वेटिक इकोसिस्टम। डीऑक्सीजनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन का मीनिंग क्या हुआ? जो सी वाटर है उसमें से अगर ऑक्सीजन की कमी होने लगे तो उसको हम कहेंगे द प्रोसेस ऑफ डीऑक्सीजनेशन। तो एक्वेटिक ऑक्सीजनेशन क्या होता, डीऑक्सीजनेशन क्या होता है? इट इज़ ए डिक्लाइन इन ओशनिक ऑक्सीजन लेवल्स ड्यू टू हायर कंजम्पशन देन रिप्लेनिशमेंट। मीन्स ऑक्सीजन का कंजम्पशन जो है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वाटर में ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से आती है? एक तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फाइटोप्लैंक्टन्स वाया फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट CO2 इंटू ऑक्सीजन, CO2 कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और दूसरा क्या होता है कि ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिजॉल्व्स इन वाटर। तो दो सोर्सेज से ऑक्सीजन सी वाटर में डिजॉल्व होती है, एक तो फाइटोप्लैंक्टन्स का फोटोसिंथेसिस, दूसरा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो सी वाटर है उसमें डिजॉल्व होती है। सो डिक्लाइन इन ओशियनिक ऑक्सीजन लेवल्स ड्यू टू हायर कंजम्पशन देन रिप्लेनिशमेंट। अब कंजम्पशन कब ज़्यादा बढ़ता है? एक तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब ज़्यादा हो जाए, ये कब ज़्यादा होती है? जब वाटर में पॉल्यूटेंट्स ज़्यादा होते हैं। अभी पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो एल्गल ब्लूम्स होते हैं उनके बढ़ने की वजह से बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वाटर की बढ़ जाती है। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जब बढ़ जाती है तो ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा होता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है और ऑक्सीजन कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से होता है ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेशन, एक्वेटिक डीऑक्सीजनेशन। कॉजेज़ क्या हैं इसके? ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज वार्मर वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन,
तो जब पानी गर्म होता है तो इसमें से जो ऑक्सीजन है वो इवेपोरेट होकर निकलने लगती है बाहर, वो एस्केप हो जाती है। स्ट्रैटिफिकेशन, वार्म सरफेस लेयर्स प्रिवेंट ऑक्सीजन मिक्सिंग। गर्म पानी जब होता है ऊपर, जब ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी तो सन जो सी है उसकी अपर लेयर ज़्यादा गर्म हो जाएंगी, तो जो गर्म पानी में ऑक्सीजन का डिसोल्यूशन कम हो जाता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाती है। यूट्रोफिकेशन, एक्सेस न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजेज एल्गल ब्लूम डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। मैकेनिज्म अभी हमने डिस्कस किया था। इम्पैक्ट्स क्या होंगे? इट क्रिएट्स डेड जोन्स। डेड जोन्स क्या होते हैं? ऐसे एरियाज़ जहाँ पर मरीन ऑर्गेनिजम्स अच्छे से रेस्पिरेट नहीं कर पाते हैं, जहाँ पर उनके लिए लिविंग एटमॉस्फेयर नहीं बचता है। मरीन हैबिटेट लॉस, डिसरप्टेड फूड वेब्स एंड क्लाइमेट इफेक्ट्स। प्लानिटरी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं? प्लानिटरी बाउंड्रीज़ वो सेफ लिमिट्स होती हैं जिनके अंदर प्लानिटरी बाउंड्रीज आर सेफ लिमिट्स, जहाँ से प्लैनेट को अगर अपने ऊपर छोड़ दिया जाए, खाली छोड़ दिया जाए, तो वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो प्लैनेटरी बाउंड्रीज डिफाइन सेफ लिमिट्स फॉर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ। देयर आर 9 बाउंड्रीज आइडेंटिफाइड: क्लाइमेट चेंज, नोवेल एंटिटीज, ओजोन डिप्लीशन, एरोसोल लोडिंग, ओशन एसिडिफिकेशन, बायोजियोकेमिकल फ्लोज, फ्रेश वाटर यूज, लैंड चेंज, बायोस्फीयर इंटेग्रिटी। तो अगर यूपीएससी आपसे कभी ये पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन प्लानिटरी बाउंड्रीज, तो ये आपको याद करके रखना चाहिए। 6 आर ऑलरेडी क्रॉस्ड एक्सेप्ट ओशन एसिडिफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन एंड एरोसोल लोडिंग। इनको छोड़ के जो 6 हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, ये ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। क्लाइमेट चेंज उस लेवल तक पहुंच गई है जहां से अर्थ बाउंस बैक अब नहीं कर पाएगी। नोवल एंटिटीज़ लाइक एस्टेरॉयड, ओके। तो एस्टेरॉयड पे आप जानते हैं कि जो जुरासिक टाइम था, जो डायनासोर्स का टाइम था, वहाँ पे एस्टेरॉयड्स का इम्पैक्ट हुआ था, जिससे कि पूरी की पूरी डायनासोर की जो पॉपुलेशन थी वाइप आउट हो गई थी। ओजोन डिप्लीशन हम देख चुके हैं, ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। ओशन एसिडिफिकेशन अभी नहीं क्रॉस हुआ है। बायोजियोकेमिकल फ्लोज ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं। तो एक्सपर्ट्स का सजेशन ये है कि एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन, एडी मीन्स एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए न्यू प्लानिटरी बाउंड्री। अब देखिए इस फ्लो चार्ट से आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे एक्वाटिक डीऑक्सीजनेशन काम कर रहा है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजेल। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड जेल मीन्स जेल। तो ये IISc ने रिसेंटली इन्वेंट किया है। इसका पर्पज़ क्या है? टू रिमूव माइक्रोप्लास्टिक्स फ्रॉम वाटर। इसका फंक्शन क्या है? इट बाइंड्स एंड डिग्रेड्स माइक्रोप्लास्टिक्स यूजिंग UV लाइट। यूज क्या है इसका? इट कैन बी यूज टू मैन्युफैक्चर हाइजीन प्रोडक्ट्स, मेडिकल एप्लीकेशंस हैं इसके, जैसे कॉन्टैक्ट लेंसेज, ड्रग डिलीवरी, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट्स। ठीक है, इन सारी कंजम्पशन प्रोडक्ट्स में, इन सारे में लगभग प्लास्टिक्स का यूज़ इनेविटेबल है, प्लास्टिक्स का यूज़ होता ही होता है। तो इस प्लास्टिक को रिप्लेस करने के लिए ये हाइड्रोजेल काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो आप बस इतना याद रखिएगा कि हाइड्रोजेल है क्या। नेक्स्ट इज बायोप्लास्टिक्स। अब देखिए नाम से क्या पता चल रहा, बायो मीन्स बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक मीन्स प्लास्टिक। ऐसे प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से बने हैं उनको कहते हैं बायोप्लास्टिक्स। दे आर मेड फ्रॉम लाइक कसावा स्टार्च, other renewable sources like carbohydrates, vegetable oils. Biodegradables, they are broken down by microbes into CO2, water or biomass.
बेनिफिट क्या है इनका? लो कार्बन फुटप्रिंट होता है, इको फ्रेंडली प्लास्टिक अल्टरनेटिव है। तो अभी नागालैंड ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके अंडर वो प्रमोट कर रहे हैं बायोप्लास्टिक्स टू रिप्लेस सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो बायोप्लास्टिक्स आर मेड फ्रॉम वाइड रेंज ऑफ रिन्यूएबल बायो बेस्ड फीड स्टॉक्स लाइक एग्रो बेस्ड फीड स्टॉक्स सच एज कॉर्न, शुगर केन, लाइनोसेलुलोसिक फीड स्टॉक्स, ऑर्गेनिक वेस्ट फीड स्टॉक्स। स्टील स्लैग। स्टील स्लैग क्या होता है? बेसिकली स्लैग क्या होता है? जब स्टील को हम मैन्युफैक्चर करते हैं, आयरन ओर को जब मेल्ट करते हैं तो आयरन बनता है, प्लस कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम कुछ केमिकल्स ऐड करते हैं। तो ये इम्प्योरिटीज़ के साथ रिएक्ट करते एक करके एक इस तरीके का लिक्विड स्टेट में ये ऐसा दिखता है, सॉलिड स्टेट में ये ऐसा दिखता है। तो इस तरीके का प्रोडक्ट एक बनता है, इसको हम कहते हैं स्लैग। ये एक वेस्ट मटेरियल होता है जिसको स्टील प्लांट्स नॉर्मली अपने डंप यार्ड में ऐसे डंप कर देते हैं, लेकिन इनका आफ्टर यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहाँ है? जैसे इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन रिच इन कैल्शियम, आयरन, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? एप्लीकेशन है जैसे रोड कंस्ट्रक्शन में, स्टील स्लैग रोड टेक्नोलॉजी, सीमेंट ब्लेंडिंग, ये सीमेंट में ब्लेंडिंग होता है। सॉइल को इम्प्रूव करता है, सॉइल का एसिडिफिकेशन जो है, सॉइल के एसिडिफिकेशन को कम करता है। ठीक है, सॉइल को बेसिक बनाना हो तो हमें स्टील स्लैग को ऐड कर देने से सॉइल जो है, सॉइल की एसिडिटी लेवल डाउन हो जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ड्यूरेबल रोड्स बनते हैं, और क्योंकि सीमेंट में ब्लेंडिंग इसकी कर सकते हैं तो सीमेंट की स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है आफ्टर कंस्ट्रक्शन। वेस्ट रीयूटिलाइजेशन, रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट। एरोबायोलॉजी, it is the study of airborne biological particles, also called as bioaerosols, and their impact on health. Bioaerosols are released by bacteria, fungal spores, pollens जो फ्लावर्स रिलीज करते हैं टू जर्मिनेट देयर फीमेल फ्लावर्स, एंड वायरसेस। रिफ्लेक्ट्स बायोडाइवर्सिटी चेंजेस, क्लाइमेट शिफ्ट्स एंड प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी स्टडी से हमें पता चलता है कि बायोडाइवर्सिटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब जैसे बायो एरोसॉल्स की क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी दोनों अगर कम होती है तो इसका मीनिंग क्या है? बायोडाइवर्सिटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। क्लाइमेट शिफ्ट, अब अगर बायो एरोसॉल्स की डाइवर्सिटी एंड डेंसिटी दोनों ही बढ़ती है तो क्लाइमेट चेंज रिवर्स हो रहा है, अगर घटती है तो क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है। ओके, गैस फ्लेयरिंग। गैस जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ होती हैं, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ हैं और जहाँ से क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ से क्रूड ऑयल ज़मीन में से निकाला जा रहा है, तो क्रूड ऑयल के साथ में कुछ गैसेस भी निकलती हैं। ऐसे ही पेट्रोलियम रिफाइनरी में रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान कुछ गैसेस निकलती हैं। उन गैसेस को एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट रिलीज़ करने पर वो काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट कर सकती हैं। ओके, क्लाइमेट चेंज में एंड बायोडाइवर्सिटी पर काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट उनका हो सकता है। तो उनको उससे बचाने के लिए क्या करते हैं कि जो चिमनी होती है जहाँ से गैस रिलीज़ होती है वहाँ पर उसको कंबस्ट किया जाता है, वहाँ उसको जलाया जाता है। अब क्योंकि ये गैस काफ़ी हाई प्रेशर में होती हैं तो इनका टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है। थोड़ा सा ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको थोड़ी सी आप चिंगारी देंगे तो ये ऐसे चलने लगती हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं गैस फ्लेयरिंग। सो इट इज़ द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस ड्यूरिंग ऑयल एक्सट्रैक्शन। रीज़न क्या है? फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस। लाइट पॉल्यूशन। अभी आपने देखा होगा शहरों में कितना ज़्यादा लाइट का हम ओवर यूज करते हैं, यूज नहीं हम ओवर यूज करते हैं। इस तरीके से शहरों के ऊपर लाइट की एक चादर सी दिखाई देती है।
अब इसी को हम बोलते हैं लाइट पॉल्यूशन। अब इसको हम पॉल्यूशन क्यों कह रहे हैं? कोई भी चीज़ पॉल्यूटेंट कब कही जाती है? जब वो बायोडाइवर्सिटी के लिए हार्मफुल इफ़ेक्ट्स क्रिएट करे। ओके, तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स कुछ डायरनल होते हैं, ठीक है, कुछ डायरनल होते हैं, कुछ नॉक्टर्नल होते हैं, नॉक्टर्नल होते हैं जो रात में ही निकलते हैं। अब लाइट को ट्रैक करके ही उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो लाइट को ट्रैक करके ही काम करती है। जैसे कब वो उठेंगे, कब खाना खाएंगे, कब वो रिप्रोड्यूस करेंगे, कब वो सोने जाएंगे, एट्सेट्रा। ओके, तो जब नेचुरल लाइट के कांटेक्ट में वो आते हैं तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब लाइट ऑलवेज अवेलेबल रहेगी, कभी अंधेरा होगा ही नहीं, तो उनको तो हमेशा ये लगेगा कि अभी तो दिन है, अभी हमारा काम करने का टाइम है। और नॉक्टर्नल जो एनिमल्स होंगे उनको लगेगा कि अभी सोने का टाइम है, अभी दिन है तो अभी हमारा सोने का टाइम है, अभी रात नहीं हुई है। तो इससे क्या होता है कि जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। So, it is the nighttime light pollution linked to higher Alzheimer's risk in humans. Humans में भी higher Alzheimer के risk होते हैं during nighttime light pollution. Excessive artificial light disrupts sleep, circadian rhythm and increases Alzheimer's susceptibility. It harms biodiversity, alters migration, increases predation, disrupts पॉलिनेशन। जैसे बीज वगैरह होती हैं, मधुमक्खी वगैरह, उनको सोना भी ज़रूरी है भाई, रात को सोती हैं और दिन में वो काम करती हैं। तो जब ऑल टाइम उनको लगेगा कि लाइट ही लाइट है तो दिन तो है ही, रात तो हो ही नहीं रही है, तो वो सोएंगी नहीं। जब सोएंगी नहीं तो वो मर जाएंगी। तो पॉलिनेशन वगैरह में काफ़ी दिक्कत होगी। और जो सर्टेन टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स और कुछ फंगसेस हैं, जैसे मशरूम इज़ ए फंगा, मशरूम, तो ये अपने स्पोर्स रिलीज करते हैं टू रिप्रोड्यूस। दे रिलीज देयर स्पोर्स ड्यूरिंग नाइट टू रिप्रोड्यूस। अब नाइट नहीं होगी, ऑल टाइम लाइट ही लाइट अवेलेबल रहेगी, तो वो अपने स्पोर्स रिलीज नहीं करेंगे, तो इनकी जो पॉपुलेशन है वो खतरे में पड़ जाएगी। आई होप यू गेट इट। नेक्स्ट इज बायो बिटुमेन। अब देखिए, बिटुमेन जो होता है दैट इज़ यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। जो रोड के ऊपर ब्लैक कलर का एक टार टाइप का सब्सटेंस डाला जाता है, गिट्टी डालने के बाद में, उसको हम कहते हैं बिटुमेन। अब बायो बिटुमेन मीन्स, बिटुमेन तो बेसिकली जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उनकी रिफाइनिंग के बाद में जो प्रोडक्ट बचता है वहाँ से आता है, सिंथेटिक जो बिटुमेन होता है। बायो बिटुमेन होता है जो बायोडिग्रेडेबल बिटुमेन हो। ओके, तो इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल हाईवे यूजिंग बायो बिटुमेन इनॉग्रेटेड ऑन नेशनल हाईवे 44 नागपुर टू मानेसर बाईपास। बायो बिटुमेन, it is a petroleum free alternative made from biochar, stubble, lignin and bio oil. बेनिफिट्स क्या हैं? ओबियसली क्योंकि बायोडिग्रेडेबल है तो एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। इट रिड्यूसेस इंपोर्ट्स ऑफ क्रूड ऑयल, इट कर्ब्स स्टबल बर्निंग, इट बूस्ट्स बायो इकोनॉमी। इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पॉल्यूशन पोटेंशियल। पॉल्यूशन के पोटेंशियल के बेसिस पर कुछ इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन किया गया है, उसको अभी देख लेते हैं। जैसे वाइट कैटेगरी इंडस्ट्री क्या होती हैं? जो नॉन पॉल्यूटिंग होती हैं, इनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सोलर इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल असेंबली, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं, असेंबली, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स, एलईडी मैन्युफैक्चरिंग। ऐसे ही ग्रीन कैटेगरी होती है, ऐसे ही ऑरेंज होती है, रेड होती है, ये आप पढ़ लेना। सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस साल के पर्सपेक्टिव से। अब यहाँ 3 वर्ड्स हैं, एनवायरनमेंटल,
इकोनॉमिक एंड अकाउंटिंग। इससे हमें क्या पता चल रहा है, क्या इंडिकेशन दे रहा है, मीन्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, जो एनवायरनमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनका इकोनॉमी में क्या योगदान होता है, उनका इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी अकाउंटिंग से रिलेटेड ये टॉपिक है। सो सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग इज ए ग्लोबल मेथड to measure how the environment and economy interact. It has two parts. A central framework tracks natural resources like forest, water and soil used by the economy. इनका इकोनॉमी में क्या सिग्निफिकेंस है उसको हम ट्रैक करते हैं। दूसरा है इट मेजर्स द हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम लाइक रिवर्स एंड कोरल रीफ्स। तो इकोसिस्टम एंड इकोसिस्टम कंडीशन, इन दोनों के बेसिस पर इकोसिस्टम सर्विस किस क्वालिटी की हमें अवेलेबल हो रही है और इकोसिस्टम सर्विस से क्या क्या पर्पस हमारा सॉल्व हो रहा है। इस इकोसिस्टम सर्विस की अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट को हम अपने इकोनॉमिक कॉस्ट्स में, इकोनॉमिक कैलकुलेशन में इंक्लूड करते हैं। एनवी स्टैट्स इंडिया 2024। It is a report based on SEEA, means System for Environmental Economic Accounting Framework। ये क्या है, ये एक फ्रेमवर्क है, हम कैसे एनवायरमेंटल इनपुट्स को अकाउंटिंग करेंगे। इसके बेसिस पर एक रिपोर्ट पब्लिश की है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इट इज़ कॉल्ड एनवी स्टैट्स। तो ये 7वां इसका एडिशन है। इट कवर्स एनर्जी, ओशंस, सॉइल हेल्थ एंड बायोडाइवर्सिटी। इसकी की फाइंडिंग्स क्या हैं? इंडिया इज़ ए लीडर इन क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। इट प्रोटेक्टेड एरियाज लाइक नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर इंक्रीज्ड बाई 72%। मैंग्रोव फॉरेस्ट हैव एक्सपेंडेड। ओके, तो आपको वर्ड टू वर्ड ये याद नहीं रखना है, लेकिन एक रेंज आपको याद रखनी है कि हाँ इस तरीके से कुछ इस रिपोर्ट में है। इंडिया की एनवायरनमेंटल अकाउंटिंग एफर्ट्स क्या क्या हैं? जैसे मॉस्पी कलेक्ट्स डेटा एंड डेवलप्स एनवायरनमेंटल स्टैटिस्टिक्स। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, ए यूएन प्रोजेक्ट टू मेजर नेचर्स इकोनॉमिक वैल्यू। फर्स्ट एनवी स्टैट्स रिपोर्ट्स वाज पब्लिश्ड इन 2018। ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स, ये क्या होता है? अब जैसे जीडीपी, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, ओके, ऐसे ही है GEPI, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स। उत्तराखंड बिकेम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च GEPI। इट मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन नेचर कंसिडरिंग एयर, सॉइल, ट्रीज एंड वाटर। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम देख लेते हैं। ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। विद रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ एनवायरनमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 है SEEA is an international framework for measuring the interaction between economy and the environment. Yes, it is correct. It includes natural capital accounting for forest, water and ecosystems. Yes, this is also true. India has adopted SEEA for preparing national environmental accounts. Yes, this is also true. So all statements are true. The term, अगला क्वेश्चन है 2020 में पूछा गया है। The term natural capital accounting often sees in news refer to। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? Here correct option is statement B। अब देखिए जैसे अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल एसेट्स इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये भी लग रहा होगा आपको सही है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है? नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग, नेचुरल कितनी कैपिटल है उसकी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। ओके, सो वैल्यूइंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोसिस्टम सर्विसेज एंड इकोनॉमिक टर्म्स, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट GEP इंडेक्स रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन सम कंट्रीज मेजर्स। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम्स टू द इकोनॉमी। अभी हमने डिस्कस किया यहाँ पर ये।
Impact of human activities on nature considering air, soil, tree and water. नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज पब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये है एनवी स्टैट्स इंडिया रिपोर्ट। ओके, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक ये पब्लिश नहीं करता, इंडिया नहीं पब्लिश करता। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान ये डिपार्टमेंट पब्लिश नहीं करता है, ये भी पब्लिश नहीं करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट पब्लिश करती है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसको पब्लिश करता है, एनवी स्टैट्स इंडिया रिपोर्ट। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो as much as possible. See you in the next video. Till then, keep studying, keep revising previous year questions. Thank you.